कारण है। पहला तो ये कि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, जहां से लोकतंत्र की एबीसीडी शुरू होती है और जेड तक जाती है, जो बिहार तय करता है। जिस तरह से बिहार सांचा बनाकर नीतीश कुमार की वो ताकत है कि अभी भी वो फैसला ले सकते हैं, बड़ा फैसला ले सकते हैं, और जिस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को असर पड़ सकता है। मतलब आपका कहना है कि भले वो मुख्यमंत्री ना रहे हो, बिल्कुल, लेकिन इस सेक्टर्स पर आप लोगों ने सोचा, इन्वेस्टर्स को लेकर के आए। करीब 15-16 देशों के इन्वेस्टर आए थे और करीब 25 से दूसरी तरफ विपक्ष भी को भी खोजा जा रहा है कि विपक्ष में क्या तेजस्वी यादव फिर से जो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सड़क पर उतर करके कोशिश किया कि वो सरकार को नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को परेशान क्यों कर रहा है। तो परेशान इसलिए कर रहा है कि चिराग पासवान, जो कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, और वहां से शुरुआत जो उनकी हुई, वो उनको अपना गार्जियन मानते थे, वहां से जो उनकी शुरुआत हुई, उसके बाद जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपना 100% अपने आप को वहां तक पहुंचा रहे हैं। सभी में वो रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव कमजोर पड़े हैं, क्योंकि पहले तो उनको आईपी गुप्ता, उन्हीं के टीम के हिस्सा रहने वाले आईपी गुप्ता ने उनको थोड़ा सा माइनस कराया, क्योंकि वो खुद भी मौजूद नहीं थे। तो दैट मीन्स कि अगर राजा नहीं है तो सेनापति अपना कमान संभालता है। तो सेनापति के रूप में जिस तरह से उन्होंने सदन में कमान संभाला, दो बार ऐसा मौका आया जब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। स्पेशल स्टोरी के आज की कड़ी में हम बात करते हैं, थोड़ा भविष्य में चलते हैं। 2029-30, 2029 में लोकसभा और 2030 में वापस बिहार की रणभेरी बजेगी। मगर उससे पहले 2027 है, 2028 है। 2027 में 7 राज्यों में और कमोबेश 2028 में 9 राज्यों में रणभेरी बजनी है। तो अगले 2 सालों में इन 16 राज्यों में रणभेरी बजेगी और साथ ही साथ 2027 में ही राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। इस पूरे अगले जो 29-30 तक की कड़ी है, अगले बिहार के विधानसभा चुनाव तक की, उस पूरी कड़ी में अगले 3 साल की कड़ी को संजोते हैं आज के स्पेशल स्टोरी में बाबा के साथ। प्रणाम बाबा। बाबा, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आज जो समय चल रहा है, जहां से हम लोग शुरू हुए हैं, सम्राट चौधरी जी की सरकार आ गई बिहार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र में, राजनीतिक परिस्थितियां और देश में जिस तरह का माहौल है वो कमोबेश जग जाहिर है कि किस परिस्थिति में चल रहा है। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं अगले आने वाले आगामी 3 साल के चुनाव के? देखिए निशांत जी, जो जितनी बातें आपने कही 2026 से लेकर के 2030 तक का जो आपने चर्चा किया जी, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें बिहार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है जी। एक बार 2029 में वो नजर आएगा जी, क्योंकि 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार उसकी भूमिका निभाएगा जी। लेकिन बाकी के राज्यों के चुनाव से बिहार का बहुत संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार इतना चर्चा में क्यों है? जी। आखिर क्यों हर चुनाव, चाहे किसी भी स्टेट में चुनाव हो, तो वहां बिहार पहले पहुंचता है? उसके पीछे 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पहला तो ये कि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है, जहां से लोकतंत्र की एबीसीडी शुरू होती है और जेड तक जाती है, जो बिहार तय करता है। जिस तरह से बिहार सांचा बना करके देता है, उसी में मूर्ति फिट होती है। दूसरी तरफ बिहार के लोग अधिकांश राज्यों में इतनी संख्या में हैं कि उनके वोट का महत्व हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि इस स्ट्रेटजी को बनाने में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो बात है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि थिंक टैंक कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, और देश के अधिकांश राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और 2 ऊंची कुर्सी पर, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे लोग परेशान हो, तो निश्चित रूप से उस परेशानी का सबब जानना जरूरी हो जाता है, और वो सबब बिहार में खोजा जाता है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देने वाले हैं।
क्योंकि नीतीश कुमार को सेकुलर नेता, ईमानदार नेता और बेबाक नेता माना जाता था। ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर करेगी, इन्ने उन्ने करेगी, जो उनकी भाषा है, इन्ने उन्ने करेगी, तो वो तुरंत एक्शन ले लेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया भी है। अब नीतीश कुमार के पास वो शक्ति नहीं रह गई है, वो ताकत नहीं रह गई। हालांकि मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो भले ही नीतीश कुमार के बारे में जो भी लोग कह रहे हो, लेकिन अभी भी राजनीतिक रूप से उनकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की वो ताकत है कि अभी भी वो फैसला ले सकते हैं, बड़ा फैसला ले सकते हैं, और जिस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को असर पड़ सकता है। मतलब आपका कहना है कि बस भले वो मुख्यमंत्री ना रहे हो, बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक रूप से संगठन में उनका निश्चित रूप से उनको सुपर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। जी, अब देखिए कि वो दिल्ली से लौट करके आते हैं, लोकसभा की कार्रवाई, जब राज्यसभा की कार्रवाई समाप्त होती है जी, तो वो पटना लौट के आते हैं, तो सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सबसे पहले जाते हैं। जब बात सम्राट चौधरी की आई तो सम्राट चौधरी को पहले मैं धन्यवाद दे दूं, क्योंकि काफी दिनों के बाद, मैं 3-4 दिनों के बाद आज भारत लाइव के दर्शकों से रूबरू हो रहा हूं। आप जानते भी होंगे और कई खबरें भी आपके सामने आई होगी कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी G3 लेकर के आए हैं। उस G3 के भीतर में बिहार को लेकर के उनका एक सोच है जो कई वर्षों से चल रहा है। उस सोच को अब जमीन पर उतारने का, चूंकि ये बातें चल रही थी जो ग्लोबली लोगों के मन में जो धारणा थी, उस धारणा को समाप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को यह समझाने में सफलता हासिल कर ली है कि बिहार सबसे ज्यादा सेफेस्ट, सबसे ज्यादा बेहतर माहौल देने वाला, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने के बाद माहौल दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए बेहतर हुआ है। जी, मतलब इन्वेस्टर्स में एक संदेश गया है कि सरकार विलिंग है, सरकार बिल्कुल। चाहती है कि इन्वेस्टर्स आए, हम उनको फेलिसिटेट करें, किसी भी तरह से उनको जी। जो सुविधा प्रदान करना हो बिजनेस डेवलप करने में, वो हम करेंगे। तो निश्चित रूप से नमन जी की, आशीष, प्रकाश और भी सौरभ, यहाँ इवन की निशांत जी, ये सब लोग मिल करके जो सपना देखे थे, उस सपने को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। और उस सपने को साकार होता हमने भी इन्हीं आंखों से देखा है। जब सम्राट चौधरी आए हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने आ करके अप्रिशिएट किया कि आप लोग का प्रयास बहुत सफल है। 15-16 कंट्री के लोग मौजूद थे, सदैव मौजूद थे। उन्होंने वादा भी किया, आप लोगों ने सुना भी होगा, भारत लाइव पर हमने दिखाया भी है, कई चैनलों में, कई खबर अखबारों में ये खबरें छपी हैं। आकर के लोगों ने कहा कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बिहार में जो माहौल है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस सम्राट चौधरी ने दिया है, उसने हमें बहुत ताकत दी है। और इसको लेकर के एक नया परसेप्शन बिहार को लेकर के बना है, जिसको बनाने में आप लोगों की भूमिका, आप लोग भी सराहनीय काम किए हैं, और निश्चित रूप से आप लोग भी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार को लेकर के जो एक भीतर चल रहा था कि बिहार को पलायन प्रदेश, फैक्ट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिहार कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा, इन सभी सेक्टर्स पर आप लोगों ने सोचा, इन्वेस्टर्स को लेकर के आए। करीब 15-16 देशों के इन्वेस्टर आए थे और करीब 25 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। ये पूरा कार्यक्रम 2 दिवसीय था, 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चला, और जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये वादा किया कि ये जो G3 है उसके साथ एक बेहतर तालमेल के साथ इन्वेस्टर्स को हम एक माहौल देंगे, एक सिंगल विंडो देंगे, जिसके तहत वो आकर के हमारे यहाँ व्यवसाय करें, उनकी सुरक्षा और उनकी बाकी चीजों की हमारी गारंटी होगी। तो निश्चित रूप से एक ये भी एक तरीका है जो बिहार बदल रहा है। इसलिए भी बिहार दुनिया के नजरों में आ रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों के नजर में आता है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्डल था, उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का यज्ञ रथ जो है, अश्वमेध का घोड़ा जो है, वो निकलेगा तो बिहार में आकर के उसको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि लौकुश यहाँ हुआ करते थे। आज भी नीतीश कुमार के बाद कुशवाहा ही हैं, यानी उसी समाज से आने वाले आज भी बिहार को देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में खास करके जब ये माहौल बना है, तो यहां से शुरू होता है कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा। क्या वो निशांत हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार की जगह लेने वाला, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला चिराग पासवान हो सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, जिनको बार बार जितना भी उनको ग्रेस पॉइंट चाहिए उतना दे रही है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी? क्या वो संतोष सुमन होंगे?
क्योंकि जीतन राम मांझी भी उसके पार्ट है, या कोई और होगा। अब ये जो खोजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी को भी खोजा जा रहा है कि विपक्ष में क्या तेजस्वी यादव फिर से जो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सड़क पर उतर करके कोशिश किया कि वो सरकार को घेरे, कितना सफल हुए ये तो आंकलन आपने किया ही होगा। बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात कौन करता है, इसको लेकर के बातें चल रही हैं, या फिर वो आईपी गुप्ता होंगे जो कहीं ना कहीं सदन में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में अपनी बात को रखने में सफल रहे, या फिर जो सबसे बड़ा खूंटा ठोका है प्रशांत किशोर ने, वो होंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कई लोगों को झकझोड़ा है, कई लोगों को चेतावनी दी है, कई लोगों के लिए वो एक बड़ा अवरोध बन करके आ रहे हैं, और उसकी चर्चा, हाँ, देश सीट की देश दुनिया में चर्चा है। सबसे बड़ी चर्चा का कारण ये है कि 243 सीटों में बिहार में एकमात्र वो सीट का है बांकीपुर का जो लीड करता है। 243 लोगों को जो जीत करके आते हैं, विधायकों को भी 242 लोगों को इसी प्रशांत किशोर के एरिया में रहना होगा, तो उनका भी सीधा संबंध हो जाता है। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उन लोगों का भी रहना इन्हीं के क्षेत्र में है। यानी सीधे तौर पे ये हार्ट हुआ करता है बिहार का, और उस हार्ट पर ही कब्जा कर लिया है प्रशांत किशोर ने। इसके बाद उन्होंने जो चीजें की हैं, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक बड़ा कहा जाए तो चेन पुलिंग कर लिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो सुविधा भोगी राजनीति किया करते थे, उनको घर से बाहर निकाल दिया। बड़े लंबे समय के बाद 2021 के बाद पहली बार निकल करके वो बाहर है। मैंने खबर भी किया है, 2021 में जब पुलिस बिल आ रहा था तो वो सड़क पे उतरे थे जी। उसमें उनको पूरे महागठबंधन का साथ मिला था। लेकिन इस बार जो स्थिति नजर आई, उसमें बदली हुई परिस्थितियां नजर आई। जेएनजी कुछ नजर आए, लेकिन उस जेएनजी के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए था तेजस्वी यादव का, वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो आंदोलन हुआ दिल्ली में या फिर बिहार में, उस आंदोलन से वो अपने आप को बिल्कुल अलग रखे। तो एक ये भी कारण है। इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद जो चीजें नजर आ रही हैं, उसमें बिहार नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को परेशान क्यों कर रहा है? तो परेशान इसलिए कर रहा है कि चिराग पासवान, जो कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, और वहां से शुरुआत जो उनकी हुई, वो उनको अपना गार्जियन मानते थे, वहां से जो उनकी शुरुआत हुई, उसके बाद जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपना 100% दिया। चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए। लोग ये कहते थे कि 10 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, उन्होंने 29 सीटें ली। लोग ये कहते थे कि चलिए इनका कहानी खत्म हो गया, ऐसी सीटें इनको मिली हैं जिसमें से अगर दुइयों को जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहां 19 सीटें जीत करके वो लाए। तो ये सारी परिस्थितियां उन्होंने अपने हिसाब से ढाला, और एक योद्धा की तरह लड़ करके उन्होंने बताया कि उनका पावर क्या है और उनके पास वोट बैंक क्या है। जब भी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी दलित वोटों की, तो वो कम देखती है उधर मांझी की तरफ, पहले देखती है चिराग पासवान की तरफ, और चिराग पासवान उसमें 100% सफल भी रहे हैं। अब चिराग पासवान ने अपना पैर जो है 2 राज्यों में फैलाया है, जिनमें चुनाव है 2027 में। एक उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां हार जीत बहुत मैटर करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां के बाद जब 2029 में वो उतरेगी तो उत्तर प्रदेश को कितना मदद करता है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश ने झटका दिया है, तो उस उत्तर प्रदेश को ठीक करने की जिम्मेवारी है। इसके बाद पंजाब, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी है, दूसरी तरफ वहां आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, वहां जाकर के खुद अपने से मॉनिटर कर रहे हैं चिराग पासवान। दैट मीन्स कि वो 2 राज्यों में अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और ये तैयारी उनकी अपने स्तर पर तो है ही। जो नारा उन्होंने दिया है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, पंडित पासी पासवान, और ये 3 लोग जो है उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक चर्चा चल रही है कि आखिरकार क्या होने वाला है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो 2029 और 30 टारगेट पर तो है ही, लेकिन यहाँ प्रशांत की भूमिका और चिराग पासवान की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले भूमिका जो नीतीश कुमार की हुआ करती थी, लालू प्रसाद की हुआ करती थी। नीतीश कुमार सत्ता के साथ बैठते थे, जहां वो रहते थे वहां सत्ता रहती थी। तो वही चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के जगह पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, एक ये सवाल चल रहा है। और जिस सवाल का जवाब खोजने जब जाइएगा तो आपको चिराग पासवान बहुत तेजी से वहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बना दिया गया है,
लेकिन चिराग पासवान जिस तेजी से नीतीश कुमार वाली कुर्सी पर पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार से था वो कॉन्फिडेंस देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वास्तविक अगर उत्तराधिकारी की बात करें नीतीश कुमार के राजनीतिक रूप से, कुर्सी के माने से नहीं, राजनीतिक रूप से, तो वो चिराग पासवान अपने आप को वहां तक पहुंचा रहे हैं। सभी में वो रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव कमजोर पड़े हैं, क्योंकि पहले तो उनको आईपी गुप्ता, उन्हीं के टीम के हिस्सा रहने वाले आईपी गुप्ता ने उनको थोड़ा सा माइनस कराया, क्योंकि वो खुद भी मौजूद नहीं थे। तो दैट मीन्स कि अगर राजा नहीं है तो सेनापति अपना कमान संभालता है। तो सेनापति के रूप में जिस तरह से उन्होंने सदन में कमान संभाला, दो बार ऐसा मौका आया जब बजट सत्र में भी नहीं रहे और मानसून सत्र में भी नहीं रहे, वहां आईपी गुप्ता ने अपने आप को संभाला। उसके बाद अब जिस दिन से प्रशांत किशोर जीत करके आए बांकीपुर, उसके बाद से कहानी का रुख बदल गया है और यही बेचैनी है कि तेजस्वी यादव को अपने एसी रूम से बाहर निकल करके सड़क पे आना पड़ा है। आधे घंटे के मार्च पास्ट में रोड पर उतरने के बाद जो उनकी स्थिति देखने को मिली, उनका चेहरा आप देख लीजिए तो आपको लगेगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो यात्रा है वो उसी आधे घंटे में कर लिया है। ये सारी बातें नजर आई। उसके बाद अब जो स्थिति है कि इन राज्यों के अलावा और भी कई राज्यों में चुनाव है 2027 और 28, जैसा कि आपने बताया कि 7 राज्य और 9 राज्यों में चुनाव है। उस चुनाव का बहुत अहमियत है, क्योंकि इस बीच जो बिल लाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो बिल अब तक पास नहीं हो पाया है। चाहे एफसीआरए का बिल हो, वन इंडिया वन इलेक्शन की बात हो या महिला बिल की बात हो, ये सारे जो बिल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण थे। इस महत्वपूर्ण बिल को अभी भी जरूरत है उस वोट का जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जुटा पाई है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को इंतजार है कि कौन सपोर्ट करेगा, वहीं 2029 और 30 काफी महत्वपूर्ण अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो विपक्ष के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष में भी एक चेहरा बदल रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में भी सपोर्ट सिस्टम चेंज हो रहा है। इसको लेकर के निश्चित रूप से निगोशिएशन टेबल पर जब बैठते हैं चिराग पासवान, तो वो अपने हिसाब से निगोशिएट करते हैं। ये बात हमने 2024 में भी देखा, 2025 में भी देखा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि वो अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे अपने पिता की सीट पर। वो उन्होंने किया, उनको जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें उनको मिली। 2025 के चुनाव में भी सभी लोग कुछ और कह रहे थे और उन्होंने जब निगोशिएशन टेबल पर अपने आप को रखा तो वहां स्पष्ट कर दिया कि मुझे 30 से कम सीटें नहीं चाहिए। 29 पर आकर के मामला फाइनल हुआ। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब ये 2 राज्य हैं जहां चिराग पासवान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत उनकी टीम कर रही है। मैं तो कई लोगों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूं जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, उस स्ट्रेटजी से भी बड़ी स्ट्रेटजी लेकर के वो वहां दिन रात एक किए हुए हैं। खास करके अरुण भारती की बात करें तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इन सब के बाद और खुद पंजाब जा करके बार बार, क्योंकि पंजाब से उनका एक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, तो इस बात को लेकर के भी पंजाब और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां एक बार फिर से आपको एक नई भूमिका में चिराग पासवान देखने को मिल सकते हैं और ये भूमिका तय करेगी कि आने वाला बिहार कैसा होगा। उन्होंने कहा भी था कि 2030 में वो चाहेंगे कि बिहार के लोग उनको बिहार में बुलाएं, बिहार आए वो और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला विजन तैयार करें। तो कमोबेश राष्ट्रपति चुनाव में भी निश्चित रूप से उनकी बड़ी भूमिका होगी और ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2029 और 30 राजनीतिक रूप से बड़ा ही टसन वाला चुनाव होगा। चलिए तो आपकी क्या राय है बाबा के आज के मंतव्य पे? हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। 2029-30 से पहले 27 और 28 भी है और ये जो समय चल रहा है ये राजनीतिक रूप से पूर्णतः उथल पुथल का समय है। देश की दिशा दशा राजनीति की बदल रही है और आप दर्शक इस विषय पे अपनी क्या राय रखते हैं, इससे हमें अवगत जरूर कराएंगे। धन्यवाद आज की कड़ी के लिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।